तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, हमारा जो बॉडी है इसे सरवाइव करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इन प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स में बात किया था। जैसे कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इस बॉडी को सरवाइव कराने के लिए, जिसके लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और हमें एनर्जी मिलता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है खाने को हजम करना, दैट मीन डाइजेस्ट करना, और फिर आगे चल के उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होने की ज़रूरत होती है, तब जाके एनर्जी इवॉल्व होता है। जो ऑक्सीजन हम जो सांस लेते हैं उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। और फिर जो हम न्यूट्रिशन बॉडी में एंटर कराते हैं खाने के थ्रू, उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के माध्यम से वो सारे सेल्स तक पहुंचता है। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे निकालने के लिए हमारे पास एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। तो ये जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होता है, इन्हें कंट्रोल कौन करता है? जैसे कि मान ले जब हम खाना खाते हैं तो उस समय ब्लड का सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होता है, मसल्स की तरफ नहीं होता है, ताकि इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिले और ये ठीक से डाइजेस्ट कर पाए चीज़ों को। जब हम डरे हुए होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये शट डाउन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं रहता है, जबकि उस समय हार्ट बीट बहुत तेज चलता है और ब्लड जो है ये बॉडी के अलग अलग मसल्स में पहुंचता है। जो स्केलेटल मसल्स है, हाथ पैर के मसल्स, वहां तक पहुंचता है ताकि हम या तो लड़ सके या फिर उस सिचुएशन से भाग सके। और जब हम खाना खाते हैं उस समय हमें पेशाब नहीं लगता है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है ये कंट्रोल कौन करता है? तो इस पूरे सिस्टम को, हमारे बॉडी के अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को, और जो जिंदा रहने के लिए हमें चलना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम होता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, बहुत सारे नर्व्स मिलके जो सिस्टम बनाता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के माध्यम से काम करता है। ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व के माध्यम से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट से नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इस तरह से हम अपने सराउंडिंग्स को परसीव कर पाते हैं, और फिर ब्रेन से निकला हुआ सिग्नल से हम अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं। जैसे कि मान ले आप यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे हैं और एक वीडियो आपको पसंद आया, तो उस सिचुएशन में आपका ब्रेन आपके हाथों को सिग्नल देता है, और उस सिग्नल के कारण आपका हाथ उस थंबनेल को क्लिक करता है और वो वीडियो ओपन हो जाता है। फिर आप वीडियो को देखने लगते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उस समय आपका ब्रेन सिग्नल देता है उंगली को कि आप लाइक बटन को दबाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो कंट्रोल है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम, ये नर्वस सिस्टम इस तरह से उसे कंट्रोल करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम पूरी तरह से हमारे बॉडी को सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आता है एक और सिस्टम जिसे कि एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मली इसे हार्मोनिक सिस्टम के तौर पे आप देख सकते हैं। हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है और वो ब्लड में डिजॉल्व होता है, और अलग अलग टारगेट तक वो हार्मोन पहुंचता है और अपना अपना काम करता है। तो ये जो सिस्टम है इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि कोई कुत्ता आपके तरफ भौंकते हुए आ रहा है, तो उस समय आपके बॉडी का जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन रिलीज करता है। और इस हार्मोन का स्पेसिफिक काम ये है कि ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और फिर क्या करता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से दूर करके स्केलेटल मसल्स की तरफ ये ब्लड को फ्लो करवाता है। तो इस तरह का काम ये करता है, और हमारा सांस तेज हो जाता है। तो इस तरह का काम वो करता है ताकि हम उस सिचुएशन से लड़ सके या फिर उस सिचुएशन से भाग सके। तो यहां पर क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का काम देखें, हार्मोन का काम कैसा है कि हार्मोन ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और स्पेसिफिक हार्मोन का अपना स्पेसिफिक टारगेट होता है, उस टारगेट तक वो पहुंचता है और अपना स्पेसिफिक काम वो करता है। तो दो तरह से
दो अलग अलग सिस्टम से हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो है नर्वस सिस्टम, ये नर्व के माध्यम से होता है, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, अलग अलग ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन के माध्यम से ये होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में जाकर देखेंगे। फिलहाल तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम शुरुआत करेंगे नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन काम है, जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे, ये सिग्नल को कैरी करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक सिग्नल को कैरी करता है, या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ये कैरी करके ले जाता है। यहां पर इस फिगर में जो आपको धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, ये एक नर्व है। और नर्व क्या होता है? नर्व होता है बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। यहां पर इस फिगर में देखिए, यहां पर ये जो है ये नर्व है, और यहां पर देखिए बहुत सारे न्यूरॉन का बंडल है। न्यूरॉन एक तरह का सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है। यहां पर देखिए एक न्यूरॉन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंडल को नर्व कहा जाता है। अब देखिए न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट होता है। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है थ्रू आयंस या फिर थ्रू अलग अलग केमिकल्स, इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को ये कैरी करता है। सिग्नल यहां से आता है और इस तरह से प्रोपागेट करके आगे बढ़ जाता है। हो सकता है इसके आगे कोई दूसरा न्यूरॉन हो, या फिर हो सकता है कोई ऑर्गन हो, कोई ग्लैंड हो, या फिर कोई मसल हो जहां तक सिग्नल ये पहुंचता है। तो इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इस पे तो हम काफी डिटेल्स में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो एक रफ आइडिया जो है ये आप इसके बारे में ले लें कि ये जो है, ये सेक्शन जो है ये इसका सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के बाद ये जो लंबा सा हिस्सा है, ये लंबा सा हिस्सा जो है इसे एक्सन कहा जाता है। और ये जो है ये इसका एक जनरल व्यू देख रहे हैं आप। हमेशा न्यूरॉन ऐसा ही दिखेगा इसका कोई मतलब नहीं, अलग अलग शेप का न्यूरॉन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर का न्यूरॉन होता है। तो ये इसका जनरल वर्जन है। तो यहां पर ये जो लंबा सा हिस्सा है, इस लंबे से हिस्से को एक्सन कहा जाता है, और ये जो लास्ट में आपको ये टर्मिनल्स दिख रहा है, इन टर्मिनल्स को कहा जाता है एक्सन टर्मिनल्स। और यहां पर ये जो शुरुआत वाला ये जो पॉइंट है, ब्रांचेस जो है, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। और यहां बीच में ऑब्वियसली जैसे हर सेल के बीच में होता है, यहां पर है न्यूक्लियस। तो ये जस्ट एक रफ ओवरव्यू है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूरॉन के बारे में काफी डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये तरह तरह का, अलग अलग तरह का काम करता है। जैसे कि हम जो कॉन्शियसली जो काम करते हैं, उस कॉन्शियस एक्शन को ये कंट्रोल करता है। जैसे मान ले कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे इसी वीडियो को मान ले, अब अगर आपको आगे के वीडियोस की जरूरत हो तो आप क्या करते हैं नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में, आप सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं। ये जो सब्सक्राइब बटन आप दबा रहे हैं या फिर लाइक बटन जो आप दबाते हैं, ये आपका कॉन्शियस एक्शन है। ये आपका ब्रेन प्रोसेस करके कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, कुछ सोच रहा है, सोचने के बाद ये कॉन्शियसली वो काम कर रहा है, जानबूझकर या फिर सोच समझकर, हम कह सकते हैं सोच समझकर वो काम कर रहा है। तो इसे, इस तरह के एक्शन को कॉन्शियस एक्शन कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये कॉन्शियस एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस किया और उसके बाद आपको लगा कि हाँ, कोई आप जो वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो यहां से ये सिग्नल भेजेगा। थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, उंगली तक ये सिग्नल भेजेगा और एग्जैक्टली सही जगह पर दबाने के लिए ये उसे प्रेरित करेगा, और ये उंगली जो है उस बटन को वहां पर वो टच करेगा। तो इस तरह का जो एक्शन है, जो कि दिमाग सोच समझ कर रहा है, इस तरह के एक्शन को कहा जाता है कॉन्शियस एक्शन। अब देखिए ये और भी तरह के काम को करता है, सिर्फ कॉन्शियसली ही काम को करेगा ऐसा नहीं है। मान ले कि आप अनजाने में कोई बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को आपने छू लिया, आप पानी गर्म करने दिए हैं और मान ले कि आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं और आपका हाथ गलती से उस गर्म पैन में टच हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका दिमाग सोचता समझता नहीं है, इमीडिएटली झटके के साथ आप अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो ये जो एक्शन है, जहां पर कि ब्रेन का जो कॉन्शियस थिंकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ऑटोमेटिकली बाय रिफ्लेक्स
आप अपना हाथ खींच लेते हैं, तो इस तरह का जो एक्शन है इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। एक और तरह का एक्शन ये परफॉर्म करता है, ये नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, वो है नॉन कॉन्शियस एक्शन। जैसे कि आपका हार्ट बीट, ये बीट कर रहा है, तो इसे बीट कौन करवा रहा है? तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट इसे बीट करवा रहा है, वहीं से इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके हार्ट के मसल्स तक, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये हम सोच समझ कर नहीं करते हैं, और ये कोई रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है। इस तरह के एक्शन को नॉन कॉन्शियस एक्शन कहा जाता है। अब देखिए, जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को हम मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे PNS भी कहा जाता है, और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे CNS भी कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है वो, और उस सेंट्रल पार्ट में कौन आता है? जो मेन उसे फंक्शन करता है, उसे परफॉर्म करता है, उस नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यहां पर रिसाइड करता है, और स्पाइनल कॉर्ड उसके नीचे से इस तरह से हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रिसाइड करता है। तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ब्रेन का भी अलग अलग पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब दूसरा जो सेक्शन है नर्वस सिस्टम का, यह है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से देखिए इस तरह धागा जैसा निकला हुआ नर्व्स जो है, ये जो सिस्टम बना रहा है, इस सिस्टम को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बीच में हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहां से निकला हुआ जो नर्व्स है, वो जो नर्वस सिस्टम बना रहा है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह का नर्व्स होता है। एक तो रिसेप्टर नर्व, इसे एफरेंट नर्व भी कहा जाता है। आप अगर इस तरह से देखें तो आप समझ जाए, एफरेंट अगर लिखा हुआ है तो दैट मीन ये रिसेप्टर नर्व है। और मोटर नर्व, पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिसेप्टर नर्व क्या है। ये नर्व इंफॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट से, जैसे मान लें कि आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट छू लिया, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। आपने कुछ देखा तो आंखों से इंफॉर्मेशन ये नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ये सारा जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है, जो नर्व ले जा रहा है, उसे रिसेप्टर नर्व या एफरेंट नर्व कहा जाता है। अब उसके रेस्पॉन्स में, मान ले आपने एक कुत्ता देखा, आप कुत्ते से डरते हैं, तो उसके रेस्पॉन्स में आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन आपके पैरों के मसल्स को यहां से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि यहां से दूर हट जाओ, भाग जाओ यहां से। तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रोपगेट कर रहा है, तो इस तरह के नर्व को, जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक में भी, वो मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सिग्नल को कैरी करता है, उस तरह के नर्व्स को मोटर नर्व्स कहा जाता है। इसे एफरेंट नर्व भी कहा जाता है। एफरेंट और एफरेंट। सो रिसेप्टर नर्व, एफरेंट नर्व, और मोटर नर्व ये हो गया एफरेंट नर्व। अब देखिए, रिसेप्टर नर्व जो है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिसेप्टर नर्व के। जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है ऑप्टिक नर्व। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, लाइट सिग्नल को रिसीव करता है, और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये ब्रेन तक भेजता है, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। तो ये जो नर्व यहां पर काम कर रहा है, ये है ऑप्टिक नर्व। और हम सुन पाते हैं ऑडिटरी नर्व के कारण। कान में साउंड वेव यहां पर एंटर करता है, और यहां से यह ऑडिटरी नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है ये ब्रेन तक पहुंचता है, और हम चीजों को सुन पाते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व, हम जो स्मेल का सेंसेशन लेते हैं, ये सेंसेशन जो ब्रेन तक ये कैरी करता है, ये ऑल्फैक्टरी, यहां पर देखिए ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, यहां से ये ब्रेन तक सिग्नल को कैरी कर रहा है और हमें स्मेल का सेंसेशन होता है। उसी तरह से गस्टटरी नर्व जो है, ये
टेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्ट बर्ड्स जो होता है हमारे जीव में, उस टेस्ट बर्ड्स के अंदर जो है ये नर्व रहता है, एक तरह का रिसेप्टर नर्व रहता है जिसे कि गस्टटरी नर्व कहा जाता है। तो यहां से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये भी हो गया रिसेप्टर नर्व का एग्जाम्पल। अब रिसेप्टर नर्व को टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि थर्मो रिसेप्टर, मतलब जो हीट को सेंस करता है, जो रिसेप्टर्स, जैसे कि आपको जो गर्मी का एहसास होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ न्यूरॉन या नर्व काम करता है जो कि वो हीट का सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, हमारे स्किन से हमारे ब्रेन तक हीट का सेंसेशन को पहुंचाता है। तो इस तरह का जो रिसेप्टर नर्व है, इस तरह के रिसेप्टर नर्व को थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। और मैकेनो रिसेप्टर मतलब जो प्रेशर को सेंस कर पाता है, टच को सेंस कर पाता है, जिस तरह का नर्व, उस तरह के नर्व्स को मैकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है। नोसिसेप्टर्स जो डैमेज्ड सेल है, डैमेज्ड सेल से वो डैमेज होने का इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक ले जाता है, इस तरह के नर्व्स को नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर्स, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट। जो लाइट रिसेप्टर्स होता है जो कि हमारे आंखों में होता है, रॉड एंड कोन सेल्स जो होता है वो फोटो रिसेप्टर्स होता है। वो वहां से लाइट को सेंस करता है और सिग्नल को ब्रेन तक भेजता है। और केमो रिसेप्टर्स जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, इस लेवल को वो डिटेक्ट कर पाता है और डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजता है, जिससे कि ब्रेन ये डिसाइड कर पाता है कि कितनी तेजी से सांस लेना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ये बॉडी में ठीक ठाक रहे। तो इस तरह से रिसेप्टर नर्व्स को हम कुछ बेसिक कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देखिए मोटर नर्व जो है, मोटर न्यूरॉन, ये भी अलग अलग तरह का होता है। मोटर न्यूरॉन मतलब जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से कैरी करके ले जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरा है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो देखिए मान ले कि आपके ब्रेन को सिग्नल भेजना है किसी मसल तक, हाथ के किसी मसल तक या फिर पैरों के मसल्स तक, तो ये जो कैरी करता है कुछ इस तरह से, ब्रेन से पहले एक न्यूरॉन के माध्यम से ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए एक स्पेसिफिक रीजन तक पहुंचता है, जहां से फिर आगे एक दूसरा न्यूरॉन उसी इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है मसल तक। तो यहां पर दो तरह का न्यूरॉन हो गया। तो पहला पार्ट जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक का जो पार्ट है, इसे अपर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। ये जो न्यूरॉन है ये एक न्यूरॉन हो गया, ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड होते हुए एक स्पेसिफिक रीजन तक जहां से ये बाहर निकलेगा। तो ये जो न्यूरॉन हो गया इसे अपर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। और यहां से फिर सिग्नल को आगे कैरी करेगा एक दूसरा न्यूरॉन, यहां से इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकला और स्पेसिफिक जो टारगेट, उसका जो टारगेट जगह जो है, हो सकता है वो मसल हो या फिर ग्लैंड हो, वहां तक जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है इसे लोअर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये तो एक तरह से हम मोटर न्यूरॉन को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। एक दूसरा भी तरीका है मोटर न्यूरॉन को डिस्टिंग्विश करने का, जैसे कि स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रहा है उसे स्पाइनल मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। यहां पर ये जो न्यूरॉन आप देख रहे हैं, ये दोनों न्यूरॉन, ये स्पाइनल मोटर न्यूरॉन के कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि क्रेनियल मोटर न्यूरॉन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि जो डायरेक्टली ब्रेन से बाहर निकलता है, डायरेक्टली ब्रेन से बाहर निकलता है और मसल्स तक या स्पेसिफिक रीजन तक पहुंचता है। यहां पर स्पाइनल कॉर्ड बीच में काम नहीं करता है, डायरेक्टली ब्रेन से निकलेगा मोटर न्यूरॉन और ये अपने स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचेगा। जैसे कि जो फेशियल न्यूरॉन्स होता है, जो फेशियल मसल्स को कंट्रोल करने वाला न्यूरॉन्स होता है, आई बॉल को मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो मोटर न्यूरॉन होता है, ये सारे मोटर न्यूरॉन क्रेनियल मोटर न्यूरॉन होता है, डायरेक्टली ब्रेन से निकलता है और मसल्स तक पहुंचता है।
तो इस तरह से मोटर न्यूरॉन को हम एक तरीके से देखा जाए तो मोटर न्यूरॉन को दो कैटेगरी में, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन दो तरीके का होता है, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन जहां पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और दूसरा क्रेनियल मोटर न्यूरॉन जहां पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली ब्रेन से मोटर न्यूरॉन बाहर निकलता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ब्रेन का तीन मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। एक बार यहां पर फिगर में देख ले, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये होता है फोर ब्रेन, इसे फोर ब्रेन कहा जाता है। और बीच में यहां पर मिड ब्रेन होता है, और ये वाला सेक्शन जो है ये हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन जो है मेनली हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है इसे कैरी आउट करता है, और हमारा जो हाइंड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन हमारा जो हार्ट बीट है उस हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह का प्रिमिटिव काम जो है, ये सारा काम जो है ये हाइंड ब्रेन का होता है। अब हम लोग यहां से वापस चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये बैकबोन के बीच में अंदर सिचुएटेड होता है, और ये बड़ा लंबा सा पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये ब्रेन के निचले हिस्से से शुरू होता है, और ये बैकबोन के लंबर रीजन तक पहुंचता है। तो ये बीच में यहां पर बैकबोन के अंदर सिचुएटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सारा काम है, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि अनजाने में अगर हम कोई बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं तो वहां पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां पर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और हम अपने हाथ को खींच लेते हैं। जैसे ही मान ले कोई गर्म ऑब्जेक्ट हम छू रहे हैं तो यहां से इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये पहुंचेगा सेंसरी न्यूरॉन से, ये पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड तक। अगर ये टेम्परेचर बहुत कम हुआ, बहुत ज्यादा गर्म ना हुआ, तो फिर ये इंफॉर्मेशन ये आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन फिर इसे प्रोसेस करेगा कि हो सकता है ब्रेन कहे कि चलो ज्यादा गर्म नहीं है, चलता है, चलेगा, हाथ खींचने की जरूरत नहीं है, या फिर ब्रेन हो सकता है इंफॉर्मेशन ये इस तरह से प्रोसेस करे और कहे चलो हाथ खींच लो। तो यहां पर ब्रेन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला गर्म, ऐसा गर्म हुआ, बहुत ज्यादा गर्म हुआ, तो फिर इंफॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा और फिर आगे ब्रेन तक वो नहीं जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसाइड करेगा। यहां पर ऐसे सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा गर्म होगा तो स्पाइनल कॉर्ड आगे मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाथ को खींच लो। तो इस तरह से हम हाथ को खींच लेते हैं, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। हम कहते हैं बाय रिफ्लेक्स हमने ये काम किया, हम अपने आप हाथ को खींच लेते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम इसे तोड़ सकते हैं, इन पार्ट्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिसेप्टर और मोटर न्यूरॉन से बना हुआ है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये एक तरह का कैटेगराइजेशन हो गया कि हम कहेंगे कि रिसेप्टर नर्व और मोटर नर्व मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। तो ये जो डिस्टिंग्विश हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, इस हिसाब से कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रहा, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच रहा है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्टिंग्विश करने का एक और तरीका होता है। जो नर्वस सिस्टम हम कॉन्शियस काम जो कर रहे हैं, कॉन्शियस एक्शन जो कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है, उस तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि मान ले कि आपका ब्रेन एक इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रहा है, आपका ब्रेन चाहता है कि आप कुछ लिखें, तो यहां पर आप जो हाथ को हिलाएंगे, कलम को पकड़ेंगे और फिर कागज में लिखेंगे। तो इस तरह का काम जिस तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होगा, उस तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाएगा।
सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहां पर आपके ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट है वो इन्वॉल्व है, आप कॉन्शियसली उस काम को कर पा रहे हैं। तो इस तरह का नर्वस सिस्टम जो है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। एक दूसरे तरह का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यहां पर कोई कॉन्शियस एक्शन नहीं होता है, जो काम अपने आप बॉडी में चलता है, जैसे कि हार्ट का बीट करना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना। तो इस तरह का जो काम है, इस तरह का काम जिस तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है, इसे ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि मान ले हार्ट को बीट करवाना है, तो यहां पर जो हार्ट है इसे बीट करवाने के लिए जो सिग्नल, जिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आ रहा, ऑब्वियसली वो सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन कॉन्शियस है, इसीलिए इसे ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, दो तरह से इसे कैटेगराइज किया जा सकता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर इस फिगर में देखें तो यहां पर ये थोड़ा सा क्लियर होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये तब काम करता है जब हम लोग एक्साइटेड होते हैं, हम जब एक्साइटेड होते हैं या फिर हम डरे हुए होते हैं, हम इन फियर होते हैं। तो जब हम एक्साइटेड होते हैं तब ऑटोमेटिक जो काम चलता है बॉडी में, उसको करने के लिए जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्यूपिल है, आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है, ये डायलेट करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। किस सिनेरियो में? जब डायलेट करता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर आता है और हम चीजों को परसीव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परसीव करते हैं। तो यहां पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करता है बॉडी, तो उस समय हमारा प्यूपिल जो है ये डायलेटेड हो जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम सेंस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रॉपरली ठीक तरह से देखने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी भी है। मान ले आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर या तो आपको लड़ना होगा या भागना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो लाइट सेंसिंग है वो ज्यादा करना होगा, मतलब आपको जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको ज्यादा परसीव करना होगा, ज्यादा समझना होगा अपने सराउंडिंग्स को। तो ऐसे सिचुएशन में प्यूपिल जो है ये डायलेट कर जाता है, ये खुल जाता है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब हम एक्साइटेड होते हैं या फियर में होता है, उस समय सलाइवेशन जो है ये कम हो जाता है, ये लगभग शट डाउन हो जाता है, क्योंकि उस समय खाने की जरूरत नहीं, उस समय भागने की जरूरत है। तो ऐसा सिचुएशन में सलाइवेशन जो है, ये प्रोसेस जो है ये शट डाउन हो जाता है। ब्रोंकाई जो है ये रिलैक्स्ड हो जाता है। ब्रोंकाई रिलैक्स्ड होने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हम सांस के माध्यम से एयर अंदर ले सकते हैं। ये जरूरी भी है। अगर मान ले आप लड़ रहे हैं या फिर आप भाग रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ क्या होता है, हार्ट रेट जो है ये हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर जब बॉडी काम करता है तब। जरूरी भी है, हार्ट रेट बढ़ेगा तभी आप ज्यादा भाग पाएंगे या फिर बेहतर लड़ पाएंगे। तो इस तरह से आप देखें कि बॉडी का जो ऑटोमेटिकली काम करने वाला जो हिस्सा है, वो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है या उसके थ्रू वो काम करता है, तो उसका काम करने का तरीका देखें। जब एक्साइटेड होता है तो अलग तरह से होता है, इसीलिए वो कंट्रोल करता है जो नर्वस सिस्टम, वो एक अलग तरह का नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब यही सारे ऑर्गन्स जो है ये एक और तरह के नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड हो सकता है, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये तब काम करता है जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं। जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसका काम करने का तरीका देखें। प्यूपिल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा विजुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सलाइवेशन जो है ये बढ़ जाता है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड होंगे तो फिर बॉडी को खाना खाने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय सलाइवेशन बढ़ जाता है। ब्रोंकाई जो है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उस समय। हार्ट रेट जो है ये डिक्रीज करके नॉर्मल स्टेट में चला जाता है।
क्योंकि भागने दौड़ने की तो ज़रूरत है नहीं। और डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है ये बढ़ जाता है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड रहेंगे, दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉडी को खाना खाने की ज़रूरत है, इसीलिए डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देखें, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों एक ही सेट ऑफ ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस तरह से कंट्रोल कर रहा, मान ले कि आपको लड़ना हो या भागना हो, आप एक्साइटेड स्टेट में हो। वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, उन्हीं ऑर्गन्स को कुछ इस तरह से कंट्रोल कर रहा है, मानो आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो, दौड़ना भागना नहीं है, बस जिंदा रहना है, एंजॉय करना है। तो इस तरह के सिचुएशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो हम लोगों ने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली, जिसे हम कॉन्शियसली हम काम करते हैं या कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, उस तरह का नर्वस सिस्टम जो है उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और जो अपने आप होता है, हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, जिसके दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आगे के वीडियोस में हम ब्रेन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, फिर आगे चल के जो हमारा हार्मोन का सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। तो फिलहाल तो अब हम लोग अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो ठीक किस तरह से काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।